वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पीरियड है वही पीरियड में ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टर दैट ये सारे कमीशंस रिपोर्ट्स डेवलप्ड हुए हैं, प्रोपाउंड हुए हैं। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेंशन की हूँ, इंट्रो रेड मार्क्स है, तो उसको आप जहां जहां पॉइंट है उसको मार्क करते चलेंगे। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अटेंशन कहाँ पे रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन कहाँ रहेगा कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को हम डेवलप करें, बिकॉज उसी के थ्रू इंडिया में जो वेरियस चेंजेस लाना है वेरियस फेजेस में वो हो सकेगा पॉसिबल। सो दैट यहाँ पे एक एक्ट आया। कौन सा एक्ट आएगा या फिर रिपोर्ट आएगा, दैट इज अ सार्जेंट रिपोर्ट आएगा। तो सार्जेंट के पहले कोई एक तो पर्सन होगा ना जो कि सार्जेंट को क्या करेगा, जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि हाँ इनको मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया कि ये अभी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सार्जेंट, उनका एक रिपोर्ट आएगा ऐसी। तो अभी कौन सा कमीशन बना था, इससे पहले कौन सा कमीशन पढ़े हम, हार्टॉग कमीशन और हार्टॉग। अच्छा, हार्टॉग के अकॉर्डिंग लास्ट में कौन सा बोर्ड क्रिएट हुआ, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा क्रिएट हुआ, कैव, सीएबी, दैट इज कैब, डायरेक्टली हम लोग कैब बोल सकते हैं। सो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये पूरे पॉइंट्स को माइंड पे रखते हुए उन्होंने क्या किया, उनके जो ऑफिसर्स थे, पूरा क्या है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, कितना इंपॉर्टेंट नाम है, ये तो सेंट्रल में है फर्स्ट, देन एडवाइजरी बोर्ड है तो एडवाइसेस देगा, वो कुछ कुछ रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा। तो सबमिट करने के लिए या फिर जस्ट लाइक एप्लीकेशन देने के लिए भी क्या चाहिए, कोई एक तो पर्सन चाहिए जो कि इंक्वायरी करेगा एजुकेशन सिस्टम में एंड चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द कैब ऑफिसर ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल डेप्यूटेड जॉन सार्जेंट, Executive Council Deputed John Sargent, the Education Advisor to the Government of India, to draw up a moment, that is moment बोल दी, memon, memorandum, दैट इज मेमोरेंडम हम बोलते हैं, ये इसको हम मोमेंटरम मोमेंटरम माइंड में आता है इसको जब भी पढ़ते हैं। सो ये होता है मेमोरेंडम, मीन्स होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी रिटन फाइल और रिटन पीडीएफ बोल सकते हैं, अभी के टाइम पे पीडीएफ बोल सकते हैं बिकॉज ऑलवेज पीडीएफ में ही जाते हैं, या आर्टिकल बेस्ड होता है, प्रीवियस में उतने आर्टिकल बेस्ड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट। आप अगर सर्च करेंगे तो मेमोरेंडम का बहुत सारा ये आएगा, दैट इज एक चैप्टर आ सकता है टर्म में, या फिर एक बुक आ सकता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, या फिर रिटन लेटर आ सकता है, ये सारा जिसमें इंक्वायरी किया गया था टोटल टोटल एजुकेशन सिस्टम को। सो अगर नाम याद नहीं आ रहा है मेमोरेंडम, तो पहले तो हम लोग जैसे याद रखते हैं वैसे रखो, दैट इज अ मोमेंटरम। मोमेंटरम याद रहेगा तो मेमोरेंडम भी याद रहेगा, मोमेंटरम को थोड़ा सा चेंज कर दो, मोमेंटरम को हमने क्या किया मेमोरेंडम बना दिया। तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना डॉक्यूमेंट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट। ओके, सो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन के बेसिस पे कुछ कुछ पॉइंट्स को एज अ रिपोर्ट मेंशन किया एंड मेमोरेंडम बना दिया। अभी मेमोरेंडम को कैब को भेजा गया, कैब क्या करेगा, सारे पॉइंट्स को नोटिफाइड करेगा कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स में इंक्वायरी चाहिए, आफ्टर दैट हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो जॉन सार्जेंट सबमिटेड हिज मेमोरेंडम बिफोर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट अभी बताए कब किया, 1944 में किया। सो 1944 में उनका रिपोर्ट आया, सो दैट इसको बोला जाता है सार्जेंट रिपोर्ट 1944, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ओके, अच्छा अभी देखो नेक्स्ट, तो इसको हम और क्या क्या टर्म्स से बोल सकते हैं बिकॉज इसके बहुत ही मल्टीपल नेम्स हैं। सो दिस स्कीम वाज आल्सो नोन एज सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन, रिपोर्ट बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। रिपोर्ट बाय क्यों बोला गया, बिकॉज सार्जेंट जो थे जॉन सार्जेंट वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफिसर थे, ठीक है, एक काउंसिल के मेंबर थे या ऑफिसर थे जो कि कैब के अंदर ही आता है, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आता है। तो उनके एक मेंबर थे, फिर से उनको हमने डेपुटेट किया या फिर उसको हमने मेंशन किया कि वो बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन जो है उसके एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेमोरेंडम बनाया, मेमोरेंडम और रिपोर्ट और
क्या बनाया, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया एंड इसको सबमिट किया कैब को। तो अल्टीमेटली फिर से आ गया कैब के पास, इसलिए बोला गया रिपोर्ट बाय कैब, बिकॉज रिपोर्ट अगर यहाँ पे क्या नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा तो बाहर नहीं जाएगा, पब्लिश नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं 1944 का, ऑल्सो नोन एज पोस्ट वॉर, बिकॉज ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, तो पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तीन नाम में से एनी टू को याद रखो, एनी टू को, कैब इजी होगा एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ तो ये भी इजी होगा, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने भी सेम पॉइंट्स रखा, जस्ट लाइक प्राइमरी में पहले पॉइंट्स रखेंगे, यहाँ पे ना आपका जो सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है उसको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे एंड प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी को बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाईलाइटेड किया है। सो प्री प्राइमरी एजुकेशन इज जस्ट लाइक, प्री प्राइमरी क्या है, नर्सरी स्कूल्स। अभी के टाइम पे प्री प्राइमरी किसको बोलते हैं, एलकेजी यूकेजी, ठीक है, एलकेजी यूकेजी 3 to 6 इयर्स के जो भी बच्चे हैं वहां जाएंगे एंड पढ़ेंगे। तो ये कौन से स्कीम के अंडर आया, जो सार्जेंट कमीशन है, सार्जेंट कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमीशन था, तो इसको बोला गया नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इन्होंने सब कुछ बेटर किया एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन में नर्सरी स्कूल शुड बी स्टार्टेड फॉर द सक्सेस, किसके सक्सेस के लिए, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन के लिए। एंड बच्चों का एज कितना होना चाहिए, चिल्ड्रन फ्रॉम द 3 to 6 इयर्स एज शुड बी एडमिटेड इन द स्कूल्स, उनको एजुकेशन मिलेगा कंप्लीटली फ्री। अच्छा, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बाद आया प्राइमरी एजुकेशन और दिस इज कॉल्ड द बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन 6 to 14 इयर्स के एज के बच्चों को मिलेगा, हो गया 6 to 14 इयर्स। अभी देख लो आपका पॉइंट था वहां पे क्या था, हार्टो कमिटी में 4 साल का प्राइमरी एजुकेशन होगा। Normally 4 years primary education should be compulsory for all, that is through the mass education, ये मेंशन था वहां पे। बट यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, 6 से 14 साल का बच्चा, 6 से 14 साल मीन्स पूरे हो गए 8 साल, बीच में रह गए 8 साल। तो ये 8 साल बच्चे क्या प्राइमरी एजुकेशन आने देंगे, नहीं, प्राइमरी के साथ कुछ बेसिक एजुकेशन भी इंक्लूड होगा, तो टोटल हम बोल सकते हैं इसको एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस पीरियड में कंपलसरी फ्री एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, जस्ट लाइक आरटीई के अकॉर्डिंग जैसे था, क्योंकि आरटीई 2009 में आया, सो हम बोल सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स को ही ड्रॉ आउट करते हुए आरटीई आया था। सो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली 6 to 14 इयर्स एज के बच्चों को ले गए। देन बेसिक स्कूल्स जो बन गए ना, बेसिक एजुकेशन के लिए बेसिक स्कूल्स भी चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स भी चाहिए, तो इनको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, इंटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पे ये पॉइंट्स को डायरेक्ट जंप करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। क्या है, एक है जूनियर बेसिक स्कूल और एक है सीनियर बेसिक स्कूल। जूनियर बेसिक स्कूल दैट मीन्स बच्चे यहाँ पे जो भी होंगे 6 to 11 इयर्स के होंगे, 11 इयर्स ऑफ एज, हो गया। इन दिस शेल स्टडी, थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे, स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मेंशन करेगा द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 11 इयर्स ऑफ एज शुड बी गोइंग टू दिस, सॉरी शुड बी गोइंग हम मेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये थोड़ा सा उस टाइम पीरियड का है, तो यहाँ पे हम कंपलसरी क्या करेंगे। अच्छा, एजुकेशन कंपलसरी और एजुकेशन कंप्लीटली फ्री एंड कंपलसरी फॉर 6 to 11 इयर्स ऑफ एज, इतना लिख सकते हैं, शुड भी नहीं लिखना है, ज़्यादा शुड बी गोइंग या गॉन कुछ भी मेंशन नहीं करना है, थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, अभी जो पॉइंट पढ़े थे ऊपर उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन should be free and compulsory for 6 to 11 years of age children, हो गया। वहां पे मेंशन कर दीजिए फटाफट से, आपका जो बुक मेंशन कर रहे हो ना, बुक में ही लिख रहे हो आई थिंक, तो बुक में मेंशन कर दीजिए एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर 6 to 11, वहां पे मेंशन था 6 to 14, बिकॉज यहाँ पे 11 to 14 इयर्स के बच्चों को सीनियर बेसिक स्कूल में डालना है, तो जूनियर बेसिक स्कूल्स के लिए 6 to 11 इयर्स एज के बच्चों को मेंशन करना है आपको, ठीक है। एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर 6 to 11 इयर्स ऑफ एज, हो गया। सीनियर बेसिक स्कूल्स के लिए कितने एज का बच्चा चाहिए, 11 to 14 इयर्स। यहाँ पे एक कंडीशन है,
only such student should be sent to senior basic school. कि किसे हम सेंड करेंगे, जो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे अपना हाई स्कूल कंटिन्यू नहीं कर सक रहे या नहीं कर पा रहे, तो उनको हम सेंड करेंगे 11 टू 14 ईयर्स के एज के होंगे, एंड उनको हम सेंड करेंगे सीनियर बेसिक स्कूल में। हो गया प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 to 6 ईयर्स का जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलेगा, दैट इज द नर्सरी स्कूल्स और नर्सरी एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल, एंड इट इज फ्री फॉर ऑल, वो भी फ्री था। अभी आया प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो भी चाइल्ड है उनके लिए है, एंड इट शुड बी कंपलसरी एंड फ्री। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज द बेसिक स्कूल्स 2 टाइप्स हो गए, जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक। तो 6 to 11, 11 to 14 हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी द फॉलोइंग डिवीजन। सेकेंडरी में क्या क्या है, आप लोग अभी भी जो पढ़ते हो ना वही है। हम क्या पढ़ते हैं, एकेडमिक एक पॉइंट रहता है, एक रहता है टेक्निकल। Academic के according, classical language, civics shall also be taught along with other subjects. For the girls, there should be provision for home science. तो यहाँ पे क्या करना है, classical language and civics for all students. Civics and classical language for all students. Classicals means होता है, यहाँ पे बोला गया है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर अपना जो फोक लैंग्वेज होता है उसको बोल सकते हैं, जो लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज तो कंपलसरी होगा। एंड सिविक्स क्यों रहता है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द मोरलिटी। मोरलिटी का डेवलपमेंट के लिए लोगों के अंदर, अलोंग विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम डेवलप कर रहे हैं, सारे बच्चों में, सारे पेरेंट्स में, जो भी है सब में हम लोग सिविक्स डेवलप कर रहे हैं, जो सिविक नेचर सबके लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो चीज। फॉर गर्ल्स ये क्या है, फॉर गर्ल्स देयर शुड बी प्रोविजन फॉर होम साइंस, होम साइंस रहेगा गर्ल्स के लिए। अभी टेक्निकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, वुड क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है, एलिमेंटरी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स, ये मेंशन है शॉर्ट हैंड मीन्स शॉर्ट हैंड वर्क्स होते हैं बहुत सारे, जस्ट लाइक सीविंग का काम हो गया, या फिर आपके हाथ के आसपास जो भी एक्टिविटीज होता है, ये गार्डनिंग हो सकता है, या फिर कल्चरिंग हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट कल्चरिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि फर्दर डेवलपमेंट हो। टाइप राइटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपर्स जो लोग रहते हैं वो लोग, बिजनेस मैथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं। एंड सेकेंडरी एजुकेशन में कौन सा सब्जेक्ट्स रहेगा, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप जो जो सब्जेक्ट्स अपने स्कूल लेवल में पढ़ चुके सारे डाल दो। मदर टंग है इंग्लिश है, मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ कुछ जगह पे और भी मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स लोगों ने निकाला था, सार्जेंट एक ब्रिटिश थे। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग वो लोग अपने स्कूल्स के लिए भी दूसरे लैंग्वेज निकाल सकते हैं, बिकॉज उनका मदर टंग था इंग्लिश, तो उनके बच्चों के लिए तो अलग कुछ निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक मॉडर्न लैंग्वेज भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन मस्ट डालना है, दैट इज। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग स्कूल में एक वर्क टाइम होता था, उसको क्या मेंशन करते थे, 4 अल्फाबेट यूज, पीरियड, हाँ फिजिकल एजुकेशन में आएगा, योगा भी आएगा, और एक हम लोग 4 अल्फाबेट या 4 लेटर्स यूज करते थे, SUPW, सुने कोई, हमारे ये में मेंशन रहता है, SUPW एक मेंशन रहता है पीरियड, जहाँ पे आर्ट, क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रिलिंग सब कुछ एट ए टाइम हो सकता है। मतलब वहाँ पे जो बच्चा जो इंटरेस्टेड है उसमें मेंशन किया जाता है, SUPW, कुछ बुक्स में ये मेंशन रहता है। तो ये चीज आप फिजिकल एजुकेशन में एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, SUPW, ठीक है, SUPW ये, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन है, वो भी इंक्लूड होता है फिजिकल एजुकेशन में, उसे इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज ये फिजिकल है तो पूरे सर से लेके पाँव तक जो जो एक्टिविटीज है, जो भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सब कुछ कर सकते हैं, क्लीनिंग से लेके सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में 2 पॉइंट्स में लिखना है। देखिए मैंने अभी ना मेंशन किया था कि पहले के टाइम पे 11th में एग्जाम होता था, देन मैट्रिकुलेशन आया तो ह्यूज अमाउंट में लॉस हुआ,
क्यों? बिकॉज एग्जामिनेशन के बारे में किसी को पता नहीं था। अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में यहाँ पे क्या है, सार्जेंट रिपोर्ट हैज सजेस्टेड दैट 3 years डिग्री कोर्सेस, ये 3 year डिग्री कोर्सेस, सो डिग्री कोर्स को रखा गया, 3 years डिग्री कोर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। एंड 11th क्लास शुड बी एडेड टू द हाई स्कूल, मैंने जो बोला था, क्योंकि 10th में एग्जाम उसके बाद बंद हो गया, 11th में एग्जाम होता था, ठीक है। 11th क्लास शुड बी एडेड टू हाई स्कूल, जैसे कि अभी का न्यूएस्ट जो मॉडल है ना, उसमें भी सेम मेंशन हुआ है। 10th में जो मैट्रिकुलेशन होता था वो नेक्स्ट ईयर से हट जाएगा, रिमूव किया गया। एंड वहाँ पे हो सकता है मे बी 10th में कोई टेस्ट हो जाए या प्री टेस्ट हो जाए, उसके थ्रू वो 11th में उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, उसके थ्रू 11th में जाएंगे, एंड आफ्टर दैट 11th में उनका एग्जामिनेशन होगा। तो ये है, सिस्टम चेंज हो रहा है। तो 11th क्लास शुड बी एडेड टू द हाई स्कूल, while the 12th class should be added to 3 years डिग्री कोर्स। 3 years डिग्री कोर्स के साथ 11th क्लास, सॉरी 12th क्लास को हमने डाल दिया, 11th क्लास को हाई स्कूल में रख दिया। सो 10+1 हो गया, 10+1 मीन्स 10+11 वहां पे चला गया, एंड 12 आ गया हमारे कॉलेज लेवल में, दैट इज 3 years डिग्री कोर्स। अभी यूजीसी एंड अदर स्कीम्स क्यों रहना चाहिए? यूजीसी दैट इज अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फॉर द इम्प्रूवमेंट सेक ऑफ यूनिवर्सिटी वी नीड यूजीसी, ठीक है। यूजीसी ऑर्गेनाइजेशन या अदर स्कीम्स अगर ना हो देन यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सर्जेंट रिपोर्ट हैज सजेस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट, इसका भी अपॉइंटमेंट चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ मेंबर्स हो गए, एक कमीशन बनेगा, ग्रांट कमीशन, जो कि फंड्स रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां पे रेड मार्क की हूँ वहां चलिए, 6 का रेड पॉइंट पे चलिए, रेड मार्क, रेड लाइन, दैट इज द एजुकेशन ऑफ uneducated adults from 10 to 40 years। 10 to 40 years मैक्सिमम जो पर्सन्स रहते थे उस पीरियड में, दे आर नॉट एजुकेटेड, मच एजुकेटेड, बिकॉज या फिर बोल सकते हैं वेल एजुकेटेड, बिकॉज सम प्रॉब्लम शुड बी देयर। सो ये जो प्रॉब्लम जो था या फिर होना चाहिए था उस टाइम का अकॉर्डिंग अगर बोले, तो लोग पॉजिटिवली अर्निंग के पीछे भागते थे, बिकॉज अर्निंग नहीं था, देयर इज जीरो अर्निंग फॉर इलिटरेट पर्सन। सो उनको कुछ काम नहीं आता था प्रॉपरली, एंड वो बच्चों को भेजते भी नहीं थे स्कूल्स में। अर्ली मैरिज एंड अर्ली चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही डेथ रेट इंक्रीज किया। एंड जो बच गए वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेडीज लोग या फीमेल्स लोग या गर्ल्स लोग, बट ले नहीं पाते थे ड्यू टू द स्टीरियोटाइप्स ऑफ दिस एनवायरमेंट। उसके जो सोसाइटी और एनवायरमेंटल कंडीशन था उस टाइम पे, स्टीरियोटाइप बहुत था। जो भी लोग थे, अगर ब्रिटिशर्स भी बहुत बुरे थे कि अगर कोई भी लेडीज को देखते थे, कुछ भी अच्छी दिख रही है, कुछ भी उठा के ले जाते थे, ऐसे टाइप के सिचुएशंस भी थे। तो उस रिलेटेड बहुत ऐसे एडल्ट्स भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, एंड बहुत एज तक भी पढ़ रहे थे। तो 10 to 40 ईयर्स के अंदर जो भी अनएजुकेटेड पर्सन है, उस टाइम पे सार्जेंट रिपोर्ट ने बोला कि वो चाहे तो पढ़ाई फिर से कर सकते हैं, एंड वो स्कूल्स जा सकते हैं, वहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा या फिर कोई भी रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। 7th पॉइंट पे आइए, यहाँ पे क्या करना है, टीचर्स ट्रेनिंग। ये 7th का जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी ऑफ ट्रेन टीचर्स फॉर द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट देयर शुड बी एन आर्मी, एक आर्मी बनाना है। आर्मी मीन्स बहुत सारे पर्सन्स को लेके हमें टीचर ट्रेनिंग को प्रमोट करना है। तो टीचर ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेन टीचर्स आएंगे तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे उनका आर्मी बनाना है ट्रेन टीचर्स का। देन नेक्स्ट चलते हैं 8th पॉइंट पे, अंडर द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज शुड बी एस्टैब्लिश्ड। दैट मीन्स ये पॉइंट को अगर चेंज करना चाहते हैं, टू कंट्रोल द एजुकेशन सिस्टम we need, or sergeant report suggested many organization or many educational department to control all the education system, ठीक है। पूरा इजी बोल रही हूँ, सार्जेंट रिपोर्ट सजेस्टेड दैट, ऑलवेज ये पॉइंट मेंशन करते रहिएगा, जो भी रिकमेंडेशंस आएगा, सर्जेंट रिपोर्ट सजेस्टेड दैट और सर्जेंट रिपोर्ट सेड दैट, ऐसे करके मेंशन करते हुए आप पूरा चलेंगे, ठीक है।
सो उस टाइम पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज आया। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज तो टर्म याद नहीं रहेगा, तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स लिख लीजिएगा या एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स लिख लीजिएगा, जो कि चेक करेंगे एजुकेशन कैसे चल रहा है। यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज चाहिए, तो वो पॉइंट को मैंने कट कर दिया, नहीं चाहिए, बिकॉज एट अ टाइम एक ही लिख लेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो ऑल ओवर सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। 10th में चलते हैं। ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी प्रोविंशियल मीन्स आपके एरियाज में। सो ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज, पहले तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड्स है, वो जो काम करना है वो कर लिया, सार्जेंट रिपोर्ट्स भी बन गया। अभी जो अपने एरियाज में होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहेंगे वो कंट्रोल करेंगे, स्टेट लेवल पे जो है वो कंट्रोल करेंगे। ऐसा कंट्रोल में वो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज है, दे कंट्रोल द ऑल द एक्टिविटीज जस्ट लाइक एजुकेशनल एक्टिविटीज और अदर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शंस आल्सो। सो वो कंट्रोल करेंगे, वो अंडरटेक करेंगे सारे पॉइंट्स को। 11th में क्या है, इन एवरी प्रोविंस, मतलब अपने अपने एरिया में देखो, देयर शुड बी एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। अभी देखो कैप पढ़े थे, कैप क्या था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो यहाँ पे एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड और एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। अपने अपने एरिया में एक एडवाइजरी बोर्ड जो एजुकेशन बेस्ड पे हो वो होना चाहिए। हो गया। मेरिट्स है एंड क्रिटिसिज्म है, डीमेरिट्स नहीं है, क्रिटिसाइज किया गया है, ये रिपोर्ट में क्या क्या है नहीं है वो उसे क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज होता है ना रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वही डीमेरिट्स होता है, बिकॉज ये पॉइंट्स में ये एक्सप्लेन नहीं हुआ तो उसे क्रिटिसाइज करके कंट्रोवर्सी में डाला गया, वही पॉइंट्स। सो मेरिट्स में दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, कम्प्रीहेंसिव स्कीम, ये क्या था, पहला नेशनल एजुकेशनल स्कीम था। फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव क्या होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। जैसे कि आप कोई चीज को, आपको बोला गया आप एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के उसके बाद लिखो, तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आप ओनली नहीं पढ़े हैं एंड लिखना स्टार्ट कर दिए तो अच्छे से नहीं लिखोगे। कम्प्रीहेंसिव होता है वेल डेकोरेटेड, जो मटेरियल होता है एक एक लाइन को आप जो सजा के लिखते हो वो होता है कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स मैं जो भी बोलूँ बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में बोलूँ। ओके। सो फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव स्कीम था, ये कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, इसने क्या जज किया, ये प्रेजेंट किया, ये जो स्कीम था इसने क्या प्रेजेंट किया, एजुकेशन सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम था सबको हाईलाइट करते हुए इसने प्रेजेंट कर दिया। सो ये पूरा जस्ट लाइक होता है ना, स्नैपशॉट्स लेते हैं एंड एट ए टाइम एक ही पिक्चर के अंदर 10 पिक्चर होंगे या छोटे छोटे पिक्चर्स होंगे, वैसे तो 10 पिक्चर्स को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, वैसे 10 जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। This scheme has discussed from the primary education onwards till यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन सिस्टम में इसका मेरिट था, ये प्री प्राइमरी से लेके पूरे यूनिवर्सिटी लेवल तक जितने भी ऑनवर्ड एजुकेशन सिस्टम है सबको इसने चेक किया। एंड इसका जो पॉइंट था दैट इज, ये एजुकेशन सिस्टम 10 to 40 years के जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसको एजुकेटेड करने के लिए है। यूनिवर्सिटी लेवल में 12th आना चाहिए, 3 years डिग्री कोर्सेस होना चाहिए, वही था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंडर ही, या कॉलेज लेवल में हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल में 11th आ जाएगा, प्री होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, देन बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। तो बेसिक के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के हो गए, जूनियर एंड सीनियर, देन टेक्निकल एंड एकेडमिक। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे को हाईलाइट करते हुए बोला गया कि इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है ना इंडिया में तो 40 years का टाइम लगेगा। द रिपोर्ट सेड 40 years ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन। हो गया। अभी क्रिटिसिज्म क्या है, ये बोला गया ये स्कीम को बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज किया गया, दैट मीन्स सिवियरली। ओके, दिस स्कीम वाज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इसमें जो जो पॉइंट्स मेंशन थे ना, आप लोग तो रिपोर्ट सारे पढ़े नहीं हो, तो इसमें जो जो रिपोर्ट्स मेंशन थे ये डिफरेंट कमीशन से पिक किए गए। जस्ट लाइक होता है ना, आपको बोला गया कोई ऐसा वर्क करके दिखाइए जो कि 10 रिपोर्ट का कॉम्बिनेशन हो, तो आप क्या करोगे, हर एक रिपोर्ट से कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स को लेके आओगे, तो पैच ऑफ वर्क हो गया, मैंने चीटिंग किया, इस पॉइंट से चीटिंग किया, उस पॉइंट से चीटिंग किया, ऐसा मेंशन होता है। तो ये भी एक पैची वर्क था। पैची वर्क मीन्स यहाँ पे सारे रिकमेंडेशंस को वो चूज कर करके लेके आए, तो उनका ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं बनाइए,
ये कौन सा रिपोर्ट बन गया, ये सारे जितनी भी कमिटीज है उसका एक मिक्सर बन गया, मिक्सचर मिक्सचर ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल द कमिटीज, जितने भी कमिटीज थे कमीशन थे उसके रिकमेंडेशंस आ गए, बट ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं था। ठीक है, ये पहला क्रिटिसिज्म आया, कंट्रोवर्सी इसमें चला बहुत सालों तक। नंबर 2, द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कंटेंट ओनली जिस्ट ऑफ वर्धा स्कीम। यहाँ पे लास्ट पॉइंट में हाटो कमिटी में मेंशन किया गया वर्धा स्कीम। अच्छा, वर्धा स्कीम आया 1937 में, ये आया 1944 में। तो 1944 1937 से कितना हो गया, नियर अबाउट 7 इयर्स। तो ये पूरा इंक्वायरी कर रहा है। तो 1937 में जब वर्धा स्कीम आया या फिर नई तालीम का कंसेप्ट आया, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू गांधीयन प्रिंसिपल, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया का बेस्ड जो भी एसेंस है या फिर मोटो है, एजुकेशन सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है, देन आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा कहाँ से, एसेंस को पकड़ के। दैट मीन्स एसेंस कहाँ है, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज को अगर हम डेवलप करते हैं, एजुकेशन डालते हैं, देन जाके इसका डेवलपमेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कॉम्बिनेशन था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का। एक जिस्ट था, ओनली प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी था, वोकेशनल एजुकेशन हुआ, क्राफ्ट सीखना है बच्चों को, बेसिक ट्रेनिंग लेना है। तो ये जो बेसिक स्कीम के अकॉर्डिंग जो बेसिक ट्रेनिंग था, तो ये बेसिक ट्रेनिंग ये नहीं है, बीटी नहीं है जो कि स्कूल्स के लिए होता है, ये होता है वोकेशनल एजुकेशन अर्निंग के लिए। ठीक है, देन नंबर 3, इट शैल बी रॉन्ग टू कॉल इट ए नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसको हम नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन बोले तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज ये इंग्लैंड का जो भी एजुकेशन सिस्टम था ना, प्रॉपर इंग्लैंड में जो चल रहा था, उसी का ही एक प्रैक्टिस रिपोर्ट था या फिर प्रैक्टिस कॉपी था। ठीक है, जो जो प्रैक्टिसेस वहाँ हो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, उसी पॉइंट को कॉपी करके यहाँ पे चलाया गया। ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं था, उसी चीज को एज ए मॉडल इंडिया में चलाया गया। ठीक है, ये न्यू मॉडल नहीं है, एज ए मॉडल ऑफ इंडिया चलाया गया, बट ये न्यू मॉडल बिल्कुल भी नहीं था या फिर सर्व नहीं किया गया कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मॉडल है फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इतना क्लियर है, इतना, ये सुन नो।